हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं गणित प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। हम करने वाले इसमें अध्याय 6 रैखिक असमीकाएं। देखिए, समीकरण हमने हल किए हैं जिनमें बराबर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये रैखिक असमीकाओं का है। असमीकाओं का मतलब होता है जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता बल्कि छोटा है, बड़ा है, इनका चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है। ये कुल 4 अंक का पाठ है जिसमें से दो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इसमें और 2 अंक का एक प्रश्न आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसमें। पहला प्रश्न यह पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। x के उन मानों को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला है कि एक असमीका है, उसके लिए x का जो मान होता है वो सत्य। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उन्हें हम बोलेंगे असमीका का हल। तो जितने भी हल आते हैं यह असमीका के मान को सत्य बताते हैं। सेकंड है यहाँ ax प्लस बी वाई छोटा है बराबर है c लेस और इक्वल c एक रैखिक खालिस्तान है। तो देखिए, हम असमीका की बात कर रहे हैं। यदि बराबर का चिन्ह होता तो हम बोलते हैं कि यह समीकरण है, लेकिन यहाँ पर लेस देन का चिन्ह है, इस कारण से हम बोलेंगे कि यह एक रैखिक असमीका है। यहाँ लिख देंगे हम असमीका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सत्य असत्य लिखे। पहला है यहाँ कि असमीकाओं के निकाय का हल क्षेत्र वह उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो निकाय में सभी दी गई असमीकाओं को संतुष्ट करता है। देखिए, अभी हाल हमने जो रिक्त स्थान था पहला वो यही था, वही यहाँ पर सेम पूछा है, हमें बताना सत्य है कि असत्य है। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। सेकंड है यहाँ कि ax प्लस बी वाई लेस और इक्वल c एक रैखिक असमीका है। देखिए, रिक्त स्थान में भी यही था तो हम लिखेंगे इसको सत्य। दूसरा देखिए, यहाँ पर अगला है ax प्लस बी वाई लेस देन c एक सुनिश्चित असमीका है। बिल्कुल ये सुनिश्चित असमीका है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ सत्य। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि x ग्रेटर और इक्वल 0, यानी कि x 0 से बड़ा या बराबर है तथा y 0 से बड़ा या बराबर है का हल किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ये जो चतुर्थांश बनेगा यह प्रथम चतुर्थांश में यहाँ स्थित होगा। आंसर लिख देंगे हम प्रथम चतुर्थांश। अगला देखिए, यहाँ पर पूछा है कि असमीका के हल क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। तो हल क्षेत्र को हमें परिभाषित करना, उसकी परिभाषा लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कथन था ये सत्य असत्य बताना था पहला वाला, ये भी हम यहाँ लिख सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी परिभाषा इस प्रकार से कि वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। अब आता है इसका प्रश्न नंबर 4। पूछा हमसे कि 30x छोटा है 200 से का हल ज्ञात कीजिए जब x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। देखिए, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं। जैसे यदि बराबर की समीकरण होती है तो हम उसको सीधा पक्षांतर करके x का मान निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें ज्ञात करना है, एक समीकरण दी है x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 4, ऐसे समीकरण दिए हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम पक्षांतर करते हैं कि 2x को एक तरफ ले आते हैं और संख्याओं को एक तरफ ले जाते हैं, यानी कि 2x इधर आ गया तो ये बन गया x माइनस 2x बराबर -4 और ये इधर लिया तो -2। यहाँ पर ये हो गया माइनस का x और ये हो गया -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर यहाँ पर आंसर आ गया 6। यहाँ पर भी जब हमारे पास चिन्ह होते हैं असमीकाओं के, या तो हो सकता है छोटा है का बड़ा है का, या हो सकता है छोटा बराबर, या हो सकता है बड़ा बराबर। ये 4 कंडीशन यहाँ पर सवालों में चलेगी। इनको सॉल्व करना है। सारी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इसके जैसी है, खाली हमें यहाँ पर इस तरफ यदि माइनस की कोई संख्या आ जाती है
जैसे माइनस का x आ गया तो उसको सोल्व करने में यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है, यदि माइनस की यहाँ x की कंडीशन बनती है और x का मान हमें याद करना है तो ये कंडीशन पूरी की यहाँ पर ये चिन्ह चेंज हो जाता है। सवाल को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। करते हैं इसको सवाल। तो ये सवाल दे रखा था यहाँ पर कि 30x छोटा है 200 से, x का मान निकालना है। तो देखिए x के साथ जो भी गुणांक में होता है वो सामने वाले के बटे में चल जाता है, अपोन में चल जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जो 30 है ये 200 के अपोन में आ गया। x छोटा है 200 बटा 30, यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर लिया 30, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया और ये आ गया x का जो मान आया है वो 20 बटा 3 से छोटा आया है। अब देखिए पहला हल हमसे पूछा था कि इसका हल बताना है जब x एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो गिनती के काम में आती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये प्राकृत संख्या होती है। इसमें हमने को हल इसका फाइंड करना है। तो देखिए 20 बटा 3 का मतलब क्या है? अब 20 बटा 3 जो है वो तो प्राकृत संख्याओं में नहीं आता, लेकिन जब हम इसको सोल्व करें लगभग भाग दे के हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो भाग देंगे ना हम इसमें तो ये आ जाएगा 6 दशमलव में कुछ आएगा। 3 छंग 18, 2 बचे 20 हो गए, फिर 3 छंग 18, तो लगभग 6.6 आ रहा। यानी कि 6.6 तो प्राकृत संख्याओं में नहीं आता, लेकिन पूरा 6 तो आता है प्राकृत संख्याओं में, 1 से लेकर 6 तक। तो इसका जो हल है यदि प्राकृत संख्या है तो हल आ गया इसका x बराबर 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर इससे छोटी संख्या इसका हल हो सकता है लेकिन बड़ी संख्या इसका हल नहीं हो सकता है। इस कारण से इसका जो हल है वो आया है 1 2 3 4 5 6। हम हल समुच्चय लिखें तो यह आ जाएगा मझले कोष्टक में 1 2 3 4 5 6। दूसरा हमसे पूछा था कि x एक पूर्णांक है तब इसका हल क्या आएगा। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक में वो संख्या आती है जिसमें 0 भी शामिल हो जाता है और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाती है इसी में। तो देखिए पूर्णांक में पूर्ण संख्या रहेगी, दशमलव की संख्या नहीं होती पूर्णांक में। तो इस 6 से जितनी भी छोटी संख्याएं आएगी 6.6 से, यानी कि 6 तक, वो सारी की सारी इसका हल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसका हल, तो ये हो जाएगा x बराबर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक। तो हल समुच्चय बनाएंगे तो ये बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर इधर -3 के इधर अनंत संख्याएं हैं जो ऋणात्मक में हैं, तो वो तो संख्या इसका हल आएगी, क्योंकि वो जो संख्याएं हैं इधर वाली ये सारी के सारी 6.6 से छोटी है। इस कारण से तो हल समुच्चय हो जाएगा इसका -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने इसको आसानी से हल कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल, हल कीजिए -12x बड़ा है 30 से जब x एक प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक संख्या है। इसको हम देखते हैं। ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पर जो दिया हुआ था -12x बड़ा है 30 से। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस x का जो गुणांक है -12 है। करेंगे ऐसे, यदि प्लस का होता तो ये 12 इसके बटे में चल जाता, हम इसको भेजेंगे इसके बटे में ही। लेकिन यहाँ पर जो असमयिका का चिन्ह है ये बदल जाएगा, ये बड़ा है तो ये चिन्ह बदल जाएगा और इससे हो जाएगा छोटा है का चिन्ह। तो हम लिखेंगे x छोटा हो जाएगा 30 बटा -12 से। हम यहाँ इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 से, तो हमें संख्या मिल जाएगी यहाँ पर x का मान छोटा हो जाएगा -5 बटा 2 से। हम इसको याद रखने के लिए यहाँ पर पॉइंट में बदल लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2.5 है ना। ये हमें ध्यान रखना है कि इसका जो मान है आया यहाँ पर -5 बटा 2, यानी कि -2.5 आया है। अब इसका हल निकालना है। एक प्राकृत संख्या है, तो देखिए प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 2 3 4 5 होती है, लेकिन हमें जो हल मिला यहाँ पर ये आया है -5 बटा 2 से छोटा, यानी कि -2.5 से छोटा, यानी कि ऋणात्मक वाली संख्या है। जबकि प्राकृत संख्या में ऋणात्मक की संख्या होती नहीं है, इसलिए जब x एक प्राकृत संख्या होगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। दूसरा है जब x एक पूर्णांक है, तो देखिए पूर्णांक में ऋणात्मक वाली संख्या होती है और ये -2.5 से छोटा है, मतलब कि हमें ऋणात्मक की सारी संख्या मिल जाएगी -2 तक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका उत्तर
x बराबर -5 -4 -3 और इसमें -2 भी आ जाएगा क्योंकि ये 5/2 से छोटा ही है, -2 -3 और यहाँ पर हम -2 भी इसमें ऐड कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये पांचवा प्रश्न छूट गया था। हल कीजिए 5x - 3 छोटा है 3x + 1 जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। करते हैं इसको हम। सवाल हमें उसी प्रकार से हल करना है जिस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं। केवल यहाँ पर इधर माइनस वाली संख्या आ जाती है x के गुणांक में, तो हमें सावधानी बरतनी है। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया था हमने वो लिखा 5x - 3 < 3x + 1। x वाली संख्या इधर ले आते हैं और सिंपल अंक है उनको उधर भेज देते हैं। तो ये 5x 3x इधर आया तो माइनस का 3x, चिन्ह वो का वही है 1, ऐसा कैसे ही -3 इधर से उधर गया +3। यहाँ पर आगे हमने सोल्व करा है 5x - 3x तो ये हो गया 2x, चिन्ह वो का वही <1 और 3 को ऐड किया तो ये बन गया 4। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी x < 4/2। सोल्व करेंगे यहाँ पर 4/2 को बन जाएगा 2। तो x की जो वैल्यू आई है वो 2 से छोटी बनी है। अब हमसे पूछा था कि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक में ऋणात्मक की संख्याएं आती है और इसका जो हल है वो 2 से छोटा है, मतलब कि ये 1 तक इसका हल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर -3 2 -2 -1 0 1 1 तक ही रहेगा, 2 इसमें शामिल नहीं होगा। हल समुच्चय लिखेंगे तो इसी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, जो कि हमें लगाना है कर्ली ब्रैकेट में। x एक वास्तविक संख्या है तब इसका जो हल समुच्चय बन जाएगा वो बन जाएगा -अनंत से 2, क्योंकि 2 तक है ये। और यहाँ पर जो चिन्ह होता है ये वाला, जब हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं कोष्टक वाला, तो इसका मतलब होता है इस 2 इसमें शामिल नहीं है। इस 2 को छोड़कर जो अगली संख्या है वो इसमें शामिल होगी। 2 से पहले यहाँ 1 आता है तो 1 तक ही यहाँ पर हल हो रहा है। तो 1 से लेकर इधर माइनस की अनंत तक की संख्याएं इसका समुच्चय का हल बन गई है। अगला सवाल देखिए, हल कीजिए यदि 3x + 8 बड़ा है 2 से जब x एक पूर्णांक है और x एक वास्तविक संख्या है। हमने लिखा 3x + 8 बड़ा है 2। सवाल वैसे ही करना है जैसे हम समीकरणों को हल करते हैं सामान्य तौर पर। सबसे पहले इस +8 को उधर ले जाएंगे तो -8 बन जाएगा। तो हो जाएगा ये 3x बड़ा है 2 - 8। इस 2 - 8 को हल करेंगे, यह बच जाएंगे -6। अब की बार इस 3 को इस 6 के अपोन में भेजेंगे, डिवाइड में भेजेंगे, तो बन जाएगा x बड़ा है -6/3। इसको काटेंगे हम, 3 से भाग देंगे तो यहाँ बन जाएगा x का मान -2 से बड़ा है। देखिए अब -2 से इसका मान बड़ा है तो इसका जो हल हो जाएगा एक पूर्णांक के लिए तो ये हो जाएगा हम लिखेंगे जब x एक पूर्णांक है तब x बराबर माना जाएगा -2 से बड़ा। -2 से बड़ा यानी कि -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। और तो इसका हल समुच्चय हम लिख देंगे, इसी को हमें ब्रैकेट में लिखना है कर्ली ब्रैकेट में। तो लिखेंगे -1 0 1 2 3 4 5 डैश एंड सो ऑन और कर्ली ब्रैकेट बंद। उसके बाद हमें लिखना है कि जब x एक वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याओं का समुच्चय आ जाता है, चाहे वो दशमलव की संख्या हो, चाहे वो p/q के रूप की संख्या हो, चाहे वो अब किसी भी तरह की संख्या हो। तो असमीका का हल हो जाएगा यहाँ पर -2 से अनंत तक। और यहाँ पर 2 से बड़ा है यानी कि 2 इसमें शामिल नहीं है माइनस का, इसलिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। और अनंत के साथ हमेशा क्लोज ब्रैकेट ही लगता है, हमेशा छोटा वाला ब्रैकेट ही लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा हमसे कि हल कीजिए 4x + 3 छोटा है 6x + 7। तो हल करते हैं इसको। हमने लिखा और ये लिखने के बाद हमें क्या करना है कि x वाली संख्याओं को इस तरफ लाना है और सिंपल संख्याओं को हमें उस तरफ भेजना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 4x - 6x, चिन्ह वो का भी छोटा है का 7 पहले लिखेंगे, -3 प्लस का था तो इधर गया तो -3 हो गया। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर माइनस के 2x बचे, चिन्ह छोटा है, 7 में से 3 गया तो 4। अब देखिए माइनस आता है तो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये -2 इस 4 के बटे में भेजेंगे तो इस चिन्ह को पलट देंगे, इस चिन्ह का जो मुंह है वो चेंज कर देंगे।
ये छोटा है का चिन्ह था, तो यहाँ पर ये बड़ा है का चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा x बड़ा है -2 से। अब यहाँ पर इसमें -2 शामिल नहीं है, इसलिए इसका जो हल आ जाएगा अब हम आंसर में लिख देंगे हल समुच्चय बराबर -2 से अनंत बड़ा है, इसलिए प्लस का अनंत आ जाएगा। यदि यहाँ पर छोटा है का चिन्ह आता तो इधर वाला माइनस का अनंत आ जाता। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हल कीजिए -8 छोटा बराबर 5x - 3 छोटा है 7। इसको हल करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेती, तो जो इक्वेशन दी थी वो हमने यहाँ पर लिखी। तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इस x को अकेला बनाना है। अकेला बनाने के लिए यहाँ पर -3 है, तो हमने क्या किया, इस पूरे समीकरण में हमने 3 को जोड़ दिया। तो -8 में हमने 3 को जोड़ दिया, फिर इस बीच वाले में 5x - 3 इसमें +3 को जोड़ दिया, फिर 7 में हमने 3 को जोड़ दिया। तो बीच में तो क्या हुआ कि इस 3 से 3 कट गया, तो 5x सिंपल बच गया, और यहाँ पर माइनस का 5 बचा है, और यहाँ पर 7 और 3 ये 10 हो गए। अब की बार हमें यह करना है कि x को अकेला बनाने के लिए इस 5 का डिवाइड तीनों पक्षों में, यानी कि जो भी यहाँ पर मान दिए हैं हमने इनमें 5 का डिवाइड किया है। तो इसने इस प्रकार से लिखा -5/5 छोटा बराबर 5x/5 छोटा 10/5। यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया, तो यहाँ तो ये 5 से 5 कट गया एक बार, यहाँ ये 10 2 बार कट गया, और यहाँ 5 से 5 ये एक बार कट गया। तो यहाँ पर मिला हमें -1, यहाँ पे मिला हमें x, और यहाँ मिल गया 2। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि x का जो मान है वो -1 से बड़ा और बराबर भी है, और 2 से तो छोटा है। तो हल समुच्चय -1 और 2 आएगा सही, लेकिन चिन्ह कौन सा लगे वो हमें ध्यान रखना है। तो जब भी बराबर का चिन्ह साथ में होता है तो हर बार हम यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तो ये बड़ा कोष्टक है, ये -1 के साथ है, तो -1 की तरफ तो बड़ा कोष्टक लगेंगे, और 2 के साथ में बराबर का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर केवल छोटा है का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे कोष्टक वाला। अगला सवाल है यहाँ पर कि हल कीजिए 5 - 2x/3 छोटा बराबर x/6 - 5। लिखेंगे सवाल जो दिया हुआ था। सवाल लिखने के बाद हमने 5 को भी बटा में लिखा है, 5/1। यहाँ का हम एलसीएम ले लेते हैं। जो आगे की संख्या थी वो तो ऐसी कैसे लिखेंगे, चिन्ह भी वो हुई है। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो 6 आ गया, और यहाँ बन गया ये x - 30। उसके बाद हमने दोनों पक्षों का जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। तो देखिए इस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया, तो हमें मिलेगी वैल्यू 30 - 12x छोटा बराबर 3x - 90। यहाँ के बाद सेम प्रोसेस करना है कि x वाली संख्या इधर लानी है और सिंपल संख्या को उधर भेजना है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से -12x - 3x छोटा बराबर -90 - 30। उसके बाद इनको हम चिन्ह के अनुसार जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी -15x छोटा बराबर, ये दोनों संख्या भी जुड़ जाएगी -120। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस -15 को उधर बटे में भेजेंगे, तो ये बन जाएगा x। जब माइनस की संख्याओं को बटे में भेजते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है। ये छोटा है बराबर का था, तो ये बड़ा है बराबर का चिन्ह बन जाएगा, और ये हो जाएगा -120/-15। तो यहाँ पर माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, और 15 से हमने 120 को डिवाइड किया तो हमें मिला 8। अब इसका जो मान है ये 8 से बड़ा भी है और 8 से बराबर भी है, 8 के साथ बराबर भी है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चूँकि मान 8 से बड़ा था, यानी कि 8 से बड़ा कौन सा मान होता है, 9, 10, 11, 12, यानी कि धनात्मक संख्या होती है। तो इसका हल समुच्चय आ जाएगा 8 से लेकर अनंत तक। चूँकि 8 इसमें शामिल था, शामिल का कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ था, तो 8 इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर 8 के साथ तो ये बड़ा ब्रैकेट लगाया है, और अनंत के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है। हमसे पूछा यहाँ पर कि वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए कि x/4 छोटा है 5x - 2/3 -7x - 3/5। देखिए जो सवाल दिया था हमने सबसे पहले उसको लिखा है। लिखने के बाद हमें इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कर लेंगे। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया तो हमें मिला यहाँ पर 15। यहाँ पर ये हो गया, इस तरह से इंटू किया हमने, 5 का इंटू इसमें कर लिया और 3 का इंटू इस वाले में कर लिया। चूँकि माइनस होने की वजह से हमने इसको ब्रैकेट में ही यहाँ पर लिखा, तो हमें मिल जाएगा ये वाला x/4 छोटा है
25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस 9 बटे में 15। माइनस का गुणा इसमें हुआ, तो यानी कि माइनस का चिन्ह होने की वजह से इन दोनों के चिन्ह हम चेंज करके लिखेंगे। मिल जाएगा x/4 छोटा है 25x माइनस 10 माइनस 21x, और माइनस का 9 था जो प्लस का 9 हो गया बटे में 15। उसके बाद चिन्ह के अनुसार इनको जोड़ घटा लेंगे, बन जाएगा x/4 25x माइनस का 21x बचा 4x माइनस 10 प्लस 9 बचा माइनस का 1 बटे 15। उसके बाद हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसका, तो हमें मिला 15x छोटा है 16x माइनस 4। 16x को पक्षांतर करके इधर लेके आए हैं, तो मिल गया 15x माइनस 16x छोटा है माइनस 4 से। यहाँ पर माइनस करा तो माइनस का x बन गया, छोटा है माइनस 4 से। माइनस आ गया, माइनस आने की वजह से हमने इसको जब बटे में भेजा तो हम इसका चिन्ह चेंज करके लिखेंगे। तो चिन्ह चेंज हो गया, ये छोटे है से बड़ा है का चिन्ह बन गया। -4 बटे -1, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पर x का जो मान आया है वो आया है 4। चिन्ह बड़ा है का है, यानी कि x का मान 4 से बड़ा है। इस कारण से इसका जो हल समुच्चय आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 4 से लेकर अनंत तक, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अगला प्रश्न है, हल कीजिए 7x प्लस 3 छोटा है 5x प्लस 9 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। ठीक है, हल तो करना ही है, साथ में इसको हमें संख्या रेखा पर भी आलेखित करना है। चलिए, जो सवाल दिया था हमने वो लिखा, x वाले संख्याओं को और सिंपल संख्याओं को हमें अलग अलग करना है। तो लिखेंगे 7x माइनस 5x छोटा है 9 माइनस 3। उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, तो बचेगा ये 2x छोटा है 6 से, 2 है, इसको बटे में भेजेंगे तो बन जाएगा x छोटा है 6/2। 6 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ मिलेगा हमें 3। तो x का जो मान आया है वो आया है, x का मान आया है 3 से छोटा। 3 से छोटा का मतलब हुआ कि 3 से छोटी संख्या है, छोटी संख्या माइनस की तरफ होती है, यानी कि 2, 1, 0, -1, -2, -3, इस तरह से ये अनंत तक जाती है ऋणात्मक की ओर। तो इसका हल समुच्चय आ जाएगा माइनस अनंत से 3 तक। 3 इसमें शामिल नहीं है, इस कारण से दोनों तरफ ही इस प्रकार के ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएंगे। इनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। अगला है, इसमें पूछा था हमसे कि इसको संख्या रेखा पर आलेखित करना है। तो देखिए, इसमें संख्या रेखा पर आलेखित करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करें कि एक संख्या रेखा बना लें। संख्या रेखा पर जो हमें अंक मिला था उसको हम इस सर्कल से नोट कर लें। ये 3 हमें मिला था तो 3 हमने नोट कर लिया। इस तरफ माइनस का अनंत रहेगा और इस तरफ प्लस का अनंत रहेगा। चूँकि हमें जो मान मिला था 3 से माइनस अनंत की ओर मिला था, तो हम लिखेंगे 3 से माइनस की अनंत की ओर, यानी कि हमने इससे इधर वाली जो लाइन थी अनंत वाली, इसको हमने डार्क कर लिया। दिख रहा होगा आपको अंतर। ये सिंपल लाइन है, इसको हमने डार्क कर लिया। चूँकि इसमें 3 शामिल नहीं था तो हमें इस तरह से ही इसको सर्कल बनाना है। यदि 3 शामिल होता तो हम इसको पूरा डार्क कर देते। जब 3 शामिल होगा तो पूरा डार्क कर देंगे। अगले सवाल में हम देखेंगे या 3 शामिल नहीं है तो केवल हमें सर्कल बनाना है और इस वाली लाइन को डार्क कर देंगे। अगला प्रश्न है, हल कीजिए 3x माइनस 4/2 बड़ा बराबर x प्लस 1/4 माइनस 1 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो जो सवाल दिया था हमने वो लिखा है, और लिखने के बाद इनका हमें एलसीएम लेना है इधर वाली संख्याओं का। तो हमने यहाँ पर 1/1 कर लिया और इधर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 4/2 बड़ा बराबर है x प्लस 1, 4 का इंटू 1 में हो गया तो -4/4 हो गया। यहाँ पर हमने इसको माइनस कर लिया, हमें मिला 3x माइनस 4/2 बड़ा बराबर x माइनस 3/4। ऐसा आने के बाद हमने यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमें मिल गया यहाँ से 12x माइनस 16 बड़ा बराबर 2x माइनस 6। x वाली संख्याओं को आगे लिखा और अचर संख्याओं को हमने पीछे लिखा, तो बन गया ये 12x माइनस 2x बड़ा बराबर -6 प्लस का 16। तो यहाँ पर बच गया ये 10x
बड़ा बराबर 10, 10 इधर बटे में चल गया इसके, तो यहाँ मिल गया x बड़ा बराबर 10 बटा 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो x का जो मान आया है वो आ गया, x से बड़ा भी आ गया और x से बराबर भी आ गया। तो बड़ा आने की वजह से हम यहाँ लिखेंगे x से अनंत तक, अनंत की ओर ओपन ब्रैकेट लगता है और एक इसमें शामिल है, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगता है, यानी कि बड़ा कोष्टक इसके साथ लगेगा। यदि एक शामिल नहीं होता तो हम यहाँ पर वैसे कोष्टक लगाते जैसे पहले वाले सवाल में हमने यूज़ किया था। अब हमें संख्या रेखा पर इसका हल बताना है। चूँकि हमें इस x का जो आंसर है वो 1 मिला था, तो हमने वैसा ही गोला बनाकर यहाँ 1 लिखा, एक तरफ माइनस का अनंत लिखा, एक तरफ प्लस का अनंत लिखा। अब इसका जो मान था वो x से अनंत तक था, तो हमने x से अनंत तक की जो लाइन थी इसको डार्क कर दिया इसकी तुलना में, चूँकि यहाँ एक शामिल था। अब एक शामिल होने की वजह से ये जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है हम इसको पूरा का पूरा डार्क कर देंगे इस तरह से। इससे पहले वाले सवाल में उसमें जो संख्या थी वो शामिल नहीं थी, इस कारण से हमने उसको पूरा डार्क नहीं किया था, किंतु इसमें शामिल है इसलिए हमने इसको डार्क करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ है कि कक्षा 11वीं के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र के प्राप्तांक 62 और 48 है, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 60% अंक उसके बन जाएं। तो जो पूछा है वो हम मान के चले हैं कि माना कि जो छात्र है उसके वार्षिक परीक्षा में x अंक आए हैं, तो हमने लिखा माना कि छात्र वार्षिक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, तब प्रश्नानुसार क्या है कि उनका औसत 60 से बड़ा हो सकता है, यानी कि न्यूनतम 60 तो उसे प्राप्त करना ही है। तो हमने लिखा यहाँ पर 60 + 48 + x बटा 3 औसत के लिए बटा 3 हो गया है, क्योंकि 3 विषय थे यहाँ पर, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि 3 सत्र की परीक्षाओं का योग बटे 3 का उसमें भाग। 60 न्यूनतम अंक आना है, लेकिन इससे बड़े भी तो आ सकते हैं, तो हमने लिखा बड़ा है बराबर है 60, इसको हल करा 62 और 48 को ऐड किया तो बन गया 110 + x बटा 3 बड़ा बराबर 60। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो बन गया 110 + x बड़ा बराबर 180। 110 को उधर पक्षांतर करके ले गए तो आ गया x बड़ा है बराबर 180 - 110, तो x का मान यहाँ पर आया है बड़ा बराबर 70, यानी कि 70 अंक उसके आ जाते हैं, तो वो 60 अंक उसके जो परसेंटेज है वो बन जाएंगे। तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर कि अतः छात्र को वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 70 अंक प्राप्त करने चाहिए। अगला सवाल है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए हैं, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। सेम उसी तरह का सवाल है जैसा हमने पहले किया है। तो हमने यहाँ लिखा कि माना कि रवि वार्षिक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है, तब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 70 + 75 + x / 3 बड़ा बराबर 60 से 70 और 75 को हमने ऐड करके लिखा तो ये बन गया 145 + x / 3 बड़ा बराबर 60। 3 को उधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे बन जाएगा यहाँ पर 145 + x बड़ा बराबर 180। 145 को पक्षांतर करेंगे उस तरफ बन जाएगा x बड़ा बराबर 180 - 145, तो x का मान आ जाएगा बड़ा बराबर 35। तो न्यूनतम अंक जितने चाहिए थे वो है 35, ये इसके आंसर बन गए। अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि किसी पाठ्यक्रम में A ग्रेड पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड A पाएगी। तो जैसा कि यहाँ पूछा है तो हमने मान लिया यहाँ पर कि माना कि वह न्यूनतम अंक या न्यूनतम प्राप्तांक x है। तो प्रश्न अनुसार 5 सब्जेक्ट का दिया था औसत, तो हमने लिखा यहाँ पर 87 + 92 + 94 + 95 + x बटे 5। 90 का औसत होना चाहिए, 90 से बड़ा हो सकता है, तो हमने लिखा बड़ा या बराबर 90। ऐड करके लिखा इन तीनों को तो बन गया ये 368 + x बटे 5 बड़ा बराबर
90। तो यहाँ पर मिला हमें 368 प्लस x ग्रेटर और इक्वल 450। 368 को हमने उधर ले गए तो बन गया x ग्रेटर और इक्वल 450 माइनस 368। यहाँ पर इसको हमने माइनस कर दिया तो x ग्रेटर और इक्वल आया है 82 से। तो यानी कि यदि यदि 82 नंबर आ जाते हैं, 82 से अधिक आ जाते हैं तो इसका जो औसत है वो 90 हो जाता है। तो हम आंसर लिख देंगे कि इसके न्यूनतम अंक जो होंगे वो 82 होंगे या इससे अधिक भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। दो संख्याएं पूछिए जो कि विषम हो। तो हमने यहाँ पर माना कि जो पहली संख्या है क्रमागत में, तो वो पहली क्रमागत विषम संख्या है x और दूसरी क्रमागत विषम संख्या है x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार इसने बोला है कि x प्रत्येक संख्या का मान x से बड़ा हो, 10 से बड़ा हो। तो हम लिखेंगे कि x का मान 10 से बड़ा है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और यहाँ बोला है कि इन दोनों का जो योगफल है वो 40 से कम हो। तो यानी कि x प्लस 2 छोटा है 40। तो हम यहाँ से x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लिया तो बन गया 2x प्लस 2 लेस देन 40। तो 2x लेस देन 40 माइनस 2 तो 2x लेस देन 38 और 2x को इससे हमने डिवाइड कर दिया तो x का मान यहाँ से मिला हमें लेस देन 19। समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 की हमने तुलना करी यहाँ पर, तो इस समय ये पता चला कि जो x का मान है ये 10 से तो बड़ा है किंतु इस 19 से छोटा है। तो यानी कि इसके जो जोड़े आ जाएंगे क्रमागत विषम संख्याओं के वो इस प्रकार से आ जाएंगे। 10 से बड़ी संख्या यानी कि 11 और 13 ये दो संख्याएं हो सकती है, या हो सकती है वो दो संख्याएं 13 15 हो सकती है, या 15 और 17 हो सकती है, या 17 और 19 संख्याएं हो सकती है। ये इसका आंसर आ गया। अगला है इसमें कि एक विलयन को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखना है। सेल्सियस पैमाने पर विलयन के तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए जहां सेल्सियस फ़ारेनहाइट परिवर्तन सूत्र F बराबर 9/5 C प्लस 32 है। तो जो यहाँ पर कंडीशन दी थी वो हमने यहाँ पर लिखी है कि इस फ़ारेनहाइट का जो मान है वो 68 से 77 के बीच में है। तो हमने लिखा 68 लेस देन F लेस देन 77। F की जो वैल्यू सवाल में दे रखी थी वो हमने लिखी कि F बराबर 9/5 C प्लस 32 रखने पर, तो यहाँ हम इस F की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें जो मान है वो C में प्राप्त हो जाएगा। हमने लिखने के बाद यहाँ पर इस बीच वाले में हमें C को अकेला करना है। C अकेला करना मतलब कि इस पूरे समीकरण में हम ये जो 32 है इसको माइनस कर देंगे। सबसे पहले हमने वही किया, 68 माइनस 32, यहाँ माइनस के 32 करेंगे तो 32 से 32 कैंसिल हो जाएंगे, 9/5 C बचेगा। 77 माइनस 32 हमने किया, चिन्ह शुरू से एंड तक वो के हुए चलेंगे। यहाँ बच गया 36, छोटा है 9/5 C, छोटा है 45। फिर ये 9/5 इसको उल्टा करके हमने इन सभी में गुणा कर दिया, यानी कि 5/9 का हमने गुणा कर दिया। तो 36 इंटू 5/9, 9/5 इंटू 5/9 किया तो इससे कट गया, केवल C बचा। 45 इंटू 5/9। यहाँ पर देखिए 9 से इसको काट दिया हमने, 9 चौक 36 होता है और 4 पंजे 20 होता है, तो 20 आ गया, छोटा है C। फिर छोटा है 9 से 45 को काट दिया, 9 5 45 और 5 का 25 होता है, तो यानी कि C का जो मान आया है वो 20 से बड़ा आया है और 25 से छोटा आया है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, सेल्सियस पैमाने पर विलयन के तापमान का जो परिसर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्थित है। आंसर आ गया। अगला सवाल इसमें है कि एक व्यक्ति के बौद्धिक उपलब्धि यानी कि IQ मापन सूत्र निम्नलिखित हैं। IQ बराबर MA/CA इंटू 100, जहाँ MA मानसिक आयु है और CA कालानुक्रमी आयु है। यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चों के एक समूह की IQ असमीका 80 लेस और इक्वल IQ लेस और इक्वल 140 द्वारा व्यक्त हो तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। मानसिक आयु का परिसर ज्ञात करना है, हम इस प्रकार से करेंगे। जो IQ लेवल दिया था वो हमने लिखा 80 लेस और इक्वल IQ लेस और इक्वल 140
अब आई क्यू का वहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा था सवाल में, हमने लिखा आई क्यू बराबर एम ए बाई सी ए इंटू 100 रखने पर इस इक्वेशन में ये हम रख लेते हैं। तो ये लिखा हमने कि 80 एम ए बाई सी ए इंटू 100 140। चिन्ह मौके पे चलेंगे, चिन्ह चेंज नहीं होंगे इस सवाल में। अब यहाँ दिया था कि उसकी कालानुक्रम जो आयु है वो 12 वर्ष है, तो हम यहाँ पर सी ए की जगह 12 लिख देंगे, 12 वर्ष। तो ये आ जाएगा 80 छोटा बराबर एम ए बटे 12 इंटू 100 छोटा बराबर 140। अब ये 100 बटे 12 बनते हैं, यानी कि इनका व्युत्क्रम तो 12 बटे 100 हो जाएगा। तो पूरे तीनों जगह हमने 12 बटे 100 से इंटू करेंगे, तो बन जाएगा 80 इंटू 12 बटे 100 छोटा बराबर एम ए छोटा बराबर 140 इंटू 12/100। तो यहाँ पर इस शून्य से ये शून्य कट गया, इधर भी इस शून्य से शून्य कट गया, और यहाँ पर हमने हल करा इसको, तो बन गया, देखिए गुणा किया तो 96/10 हो गया, लेस और इक्वल एम ए लेस और इक्वल 168/10। तो यहाँ पर 10 होने की वजह से पॉइंट लग गया, तो यहाँ आ गया 9.6 लेस और इक्वल एम ए लेस और इक्वल 16.8। तो यानी कि मानसिक आयु का जो परिसर है वो 9.6 और 16.8 के बीच है, या इन तक है ना, बीच में नहीं है क्योंकि बराबर भी लग रहा है यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे 9.6 से 16.8 तक है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3x + 2y बड़ा है 6 को आलेखी विधि से हल कीजिए। आलेखी विधि से इसको हल करना है। देखिए जो इक्वेशन दी थी वो हमने लिखी, अब आलेखी विधि से हल करना है तो हमें यहाँ पर x के और y के दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं कि माना 3x + 2y बराबर 6 मान लिया, यानी कि इस असमीका को हमने समीका बना ली, बराबर 6 बना लिया। तो यहाँ पर हम इस की दो मान निकालते हैं इस प्रकार से। आपने 10th में सवाल किए होंगे इस तरह से, x और y के दो वैल्यूज़ निकालनी। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो सबसे सिंपल है कि एक बार आप x के जगह 0 लिखो। देखें हम यहाँ 0 लिखेंगे तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया? 2y बच गया, यानी कि 2y बराबर 6 हो गया। y की वैल्यू निकालनी है तो 2 इसके बटे में चल जाएंगे, यानी कि y का मान आ जाएगा ऐसे 3। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया, अब की बार y के जगह 0 लिखा। अब y के जगह 0 लिखने पर क्या हुआ, ये बच्चा 3x बराबर 6, 3 इसके बटे में चल गया 6 के, तो x के जो मान है वो यहाँ पर आ गया 2। तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर दो मान मिले हैं, एक मिला 0 3 और एक मिला 2 0। इसको हमें ग्राफ पर बनाना है, तो ये ग्राफ हमने यहाँ पर बना रखा है इस प्रकार से। पहला पॉइंट देखिए 0 पर 3 है, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि 0 पर 3 कहाँ है, तो ये x 0 है और y 3 है, मतलब ये पॉजिटिव में 3 यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ रहा, पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर यह है 2 0, तो x पर 2 देखना है और y पर 0 देखना, मतलब कि यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल गया। और हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला लेते हैं। ये हमने इन पॉइंट को यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। चूँकि इक्वेशन में दिया हुआ था 3x + 2y बड़ा है 6 से, तो केवल बड़ा है का चिन्ह है, तो इस लाइन को हमें ड्रॉ केवल एक ही बार करना है, यानी कि इसको डार्क नहीं करना है, केवल एक बार हम लाइन खींचेंगे, इसको डार्क नहीं करना। यदि यहाँ पर बर का चिन्ह भी आ जाता तो इस लाइन को डार्क करना है, ध्यान रखें। अब हमें देखना है कि इसका जो मान है हमें असमीका के रूप में निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करें, हम इस 3x + 2y में मूल बिंदु हम लिखें। देखिए मूल बिंदु लिखेंगे हम यहाँ पर, ये दे रखा है 3x + 2y बड़ा 6 से, ये क्वेश्चन दी थी। हम x और y की जगह मूल बिंदु लिखें, यानी कि 0 और ये 0, यानी कि 0 बड़ा 6। क्या देखो ये कंडीशन सही है क्या? 0 6 से बड़ा है क्या? 0 6 से बड़ा नहीं है। तो यानी कि इस रेखा का जो ढाल है, यानी कि इस रेखा का जो हल है वो हमें इस तरफ प्राप्त नहीं होगा, हमें जो हल प्राप्त होगा वो इस तरफ प्राप्त होगा। तो हम इस लाइन के इस ओर यहाँ पर इस तरह से
इसका एक शेडो बना देते हैं। तो यही इसका सुसंगत हल क्षेत्र हो गया इधर की ओर। तो यानी कि इधर की ओर हमें इसका हल प्राप्त होगा। तो ये समीकरण का, इस असमीकरण का हल क्षेत्र बन गया, यानी कि इससे इधर की ओर हमें मान प्राप्त होगा। अगला सवाल देखिए, y + 8 = 2x को आलेखी विधि से हल कीजिए। देखिए इसको भी हमने जो सवाल दिया था वो लिखा, अब हम इसको मान लेते हैं उसी प्रकार से जैसे हमने पहले वाले सवाल में माना था। तो हमने लिखा यहाँ माना y + 8 = 2x। तो हम इस 2x को भी इधर ले आते हैं, तो ये बन गया y - 2x = -8 बन गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हमें इसके 2 पॉइंट निकालने हैं। 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि हर बार 0 लिखें, अपनी इच्छा पड़े वो मान यहाँ पर लिख सकते हैं, x और y। हम सबसे पहले यहाँ x के जगह 1 रख के देख लेते हैं, तो हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए -2 बन जाएगा, -2 यहाँ से उधर जाएगा, तो ये +2 बन जाएगा, -2। तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, यानी कि y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -6। अब दूसरी बार में हमें y का मान निकालना है, तो वो भी यहाँ पर हम लिख के निकाल सकते हैं आसानी से। हम यहाँ पर x के जगह पुनः 2 लिख लेते हैं। x के जगह हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, -4 इधर से उधर जाएंगे तो हो जाएंगे +4, तो माइनस का यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई -6। x की वैल्यू 2 है, -4 है y की वैल्यू। तो इन पॉइंट को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया है, पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट x पर -6 है, तो देखिए x 1 है और -6। हम यहाँ लाइन को थोड़ी बढ़ा लेते हैं, तो -6 यहाँ हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है 1 और -6 ये यहाँ पर आ जाएगा, -1 और 6। और एक और पॉइंट हमने निकाला था यहाँ पर 2 पर -4, वो भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर ये 2 है और ये -4 है। यहाँ से ग्राफ में आप अच्छे से मिलाना इसको, तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये पॉइंट आया अपने पास 2 -4। हम इसको स्केल की सहायता से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह था वो बराबर का चिन्ह भी था, इसलिए हम इस लाइन को अच्छे से डार्क बनाएंगे। इस प्रकार से, इस तरह से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन का, इस रेखा का जो नाम है वो लिख देंगे y + 8 = 2x से। अब हमें इसका हल निकालना है, तो हल किस तरफ आएगा? या तो हो सकता है इस तरफ हल आओ, या हो सकता है हल इस तरफ हमें मिले। तो यहाँ पर हम x और y की जगह मूल बिंदु रख कर देख लेते हैं। सबसे आसान तरीका है ये। जो इक्वेशन दी थी हमने वो लिखी है रफ में, y + 8 = 2x। यहाँ मूल बिंदु लिखे हमने, तो यहाँ 0 + 8 और यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि हमें मिला इस प्रकार से। तो हम यहाँ देखें तो यह क्या कंडीशन सही है? 8 का मान इस 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है क्या? चलिए, बराबर का ना समझ में आता हो, लेकिन ये 8 का जो मान है 0 से तो बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो ये जो कंडीशन है ये सत्य होती है। जब कंडीशन सत्य होती है तो इसके जो शेडो है वो हमें 0 की तरफ बनानी है, यानी कि 0 इस तरफ है ये वाला, तो हमें इस तरफ इसको छायांकित कर देना। ऐसा चाहे तो पूरा छायांकित आप कर सकते हैं इस तरह से, और इतना भी कर देंगे तो भी आपको जो नंबर है वो पूरे मिल जाएंगे। इस तरह से इसको हमने छायांकित कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि असमीका निकाय x + y = 5, x - y ≤ 3 को आलेखी विधि से हल कीजिए। देख लेते हैं, यहाँ इसको भी हल कर लेते हैं हम। यहाँ पर तो जो इक्वेशन दी थी वो हमने यहाँ पर लिखी। अब इस सवाल में क्या है, हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, तो हमें दोनों के x और y के जो जोड़ है
जो निर्देशांक बिंदु है वो निकालने हैं। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये वाले इक्वेशन दे रखे हैं यहाँ पर x प्लस वाई बड़ा बराबर 5। तो हम इसको मान लेते हैं कि माना x प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि बराबर 5 मान के ही हम यहाँ पर दो बिंदु ला सकते हैं। बिंदु ले आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले x की जगह 0 लिखते हैं। यहाँ 0 लिखा हमने तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और अब की बार y की जगह 0 लिखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये तो यहाँ पर हमें इसके पॉइंट मिल गए। चलिए हम इसको तो ड्रॉ कर लेते हैं। 0 पे 5 और 0 पे और 5 पे 0, तो 0 पर 5 है तो ये 0 पर 5 यहाँ पर मिलेगा और 5 पर 0 यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर ली जो कि हमें डार्क में करना थी, और यहाँ इस रेखा का हमने नाम लिख दिया x प्लस वाई बड़ा बराबर 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है x माइनस वाई छोटा बराबर 3। इसका भी हम मान कर 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमने माना x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ पर इसके भी 2 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं हम, x और y। सबसे पहले हमने x के जगह 0 लिखा तो y तो माइनस वाई बराबर 3, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3। उसके बाद y की जगह हमने 0 लिखा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ आ गई है। हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर इस लाइन को भी ड्रॉ कर लिया। अब हम इस असमीका हल क्षेत्र निकालते हैं कि इस असमीका के हल क्षेत्र क्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी थी वो ये थी x प्लस वाई बड़ा बराबर 5। तो देखिए हम यहाँ पर इस जगह मूल बिंदु रखकर देखते हैं। तो मूल बिंदु लिखेंगे तो हमें ये वाली कंडीशन प्राप्त होगी यहाँ पर कि 0 बड़ा बराबर 5। तो यानी कि देखिए क्या 0 5 से बड़ा है? नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है। मतलब कि यहाँ पर जो हमें छायांकित करना है वो 0 की तरफ छायांकित नहीं होगा। इस लाइन का वो 0 से विपरीत और होगा। अभी जो लाइन थी ये वाली लाइन थी, x प्लस 5 वाली लाइन थी। अब इसका छायांकित वाला भाग है वो इस तरफ वाला होगा। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा निशान कर लेते हैं कि ये हमें इस तरफ इसको छायांकित करना है ना। और एक और है यहाँ पर x माइनस वाई छोटा बराबर 3। तो यहाँ पर भी मूल बिंदु हम रख के देखते हैं तो 0 और ये वाली कंडीशन यहाँ बनेगी। तो देखिए 0 इस 3 से छोटा है। जी हाँ, बिल्कुल 3 से छोटा है। तो इस लाइन की जो शेडो है वो 0 की तरफ आ जाएगी, यानी कि इस प्रकार से आ जाएगी। इस लाइन की शेडो इस प्रकार से ऊपर की ओर। अब देखिए इस लाइन की शेडो ऊपर की ओर आ गई, इस लाइन की शेडो इधर की ओर आ गई। तो मतलब कि इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र मिल गया वो हमें ये मिल गया, ये वाला। जहाँ पर दोनों लाइनों की शेडो में मिल जाती है वो इसका हल क्षेत्र हो जाता है, ये है ना। यहाँ पर भी था लेकिन यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी हुई थी। इसलिए इसका जो हल है वो इस प्रकार से आ गया, ये वाली शेडो। चाहे तो आगे और इसको बढ़ा सकते हैं। ये इसका हल आ गया। अगला सवाल देखिए। इस यूनिट का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित असमीका निकाय 5x प्लस 4y छोटा बराबर 40, x बड़ा बराबर 2, y बड़ा बराबर 3 को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो कर लेते हैं इसको भी हम हल। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमने इसको माना कि 5x प्लस 4y बराबर 40। हम यहाँ से इसके x और y के 2 मान निकाल लेते हैं, ये x ये y। सबसे पहला मान हम निकालते हैं यहाँ पर x 0 पर। तो x 0 लिखेंगे हम यहाँ पर, तो y बराबर आएगा 4y बराबर 40। 4 उधर जाएगा बटे में तो ये बन जाएगा 10, तो y का मान आ जाएगा 10। अब एक में निकालते हैं अपन y 0 पर। y 0 पर निकालेंगे तो 5 उधर बटे में जाएगा तो 8। तो हमने इसके 2 मान निकाल लिए, 0 10 और 8 0। और एक ये दिया हुआ था x, इसको भी हम मान लेते हैं। माना x बराबर 2, केवल इसको मानना ही है इतना। यहाँ पर भी हम इसको मान लेते हैं, माना y बराबर 3। अब इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है।
5x + 4y छोटा है बराबर 40 की, जो हमें इस प्रकार से मिली है। 0, 10 यहाँ पर यहाँ पर बिंदु था और एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर आया था 8, 0 पर। चूँकि इसमें बराबर का चिन्ह भी है इसलिए हमने इस लाइन को डार्क बनाया है। अगला यहाँ पर है x बराबर 2, तो यहाँ पर x 2 है, हम इसको लाइन से बना लेते हैं और एक बना लेते हैं y बराबर 3 पर, यानी कि y यहाँ पर है। ये इस प्रकार से शेप हमें प्राप्त हुआ है। ये जो खड़ी लाइन आप देख रहे हैं ये x बराबर 2 के लिए हमने बनाई है, और ये जो लाइन है y बराबर 3 पर, ये हमने बनाई है लाइन y बराबर 3 पर। अब हमें इसको छायांकित करना है कि छायांकित होगा तो ये होगा किस तरफ। यहाँ देखिए ये दे रखा है 5x + 4y छोटा बराबर 40। यहाँ हम 0 लिख के देखें, तो 0 लिख के देखें तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन सही मिलती है क्या? तो देख लीजिए ये जो कंडीशन है ये हमें सही मिलेगी, क्योंकि 0 40 से छोटा है, यानी कि इसका जो छायांकित क्षेत्र होगा वो हमें इस तरफ मिलेगा, इस तरफ, है ना। ये इस तरफ मिला हमें छायांकित क्षेत्र। हम इसका निकाल के देख लेते हैं। गलत हो गया ये तो x बराबर 2 की लाइन थी, ये इस तरफ मिलेगा, ये लाइन थी ये वाली 0 की तरफ, ये वाली। ध्यान रखें बनाने में, इस तरफ हमें इसका शेडो मिलेगा। अब आगे और हम कर लेते हैं। ये तो इसका शेडो मिला हमें इस लाइन का। अब ये x बड़ा है 2 की लाइन। अब x बड़ा किस तरफ होगा 2 से? तो ये इस तरह होगा, ये वाला, ये इस तरफ मिलेगा। और यहाँ दे रखा y का जो मान है ये भी बड़ा है 3 से। y का मान बड़ा 3 से किधर होता है? ऊपर की ओर ही 3 से बड़ा होगा, यानी कि इस तरफ। तो यानी कि हमें जो इस तरह जो सुसंगत क्षेत्र मिला, तो देखिए यहाँ पर केवल ये हमें ऐसा सुसंगत क्षेत्र है जहाँ पर तीनों जो छायांकित भाग है वो आपस में मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो ये वाला हो जाएगा, जिसको हम छायांकित कर देंगे इस प्रकार से। तो ये इसका सुसंगत क्षेत्र हमें प्राप्त हो गया है। तो इस तरह से इस प्रश्नावली जो जितने भी सवाल थे वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी चैनल देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें।